हेलो, गुड डे। इसके पहले वाले वीडियो में वी आर डिस्कसिंग द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम। एक्चुअली उसी के थ्रू हम निकालेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम से होकर के यदि पास करे तो कैसे करेगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने कंडक्टिंग मीडियम को डिफाइन किया था, कुछ इक्वेशंस डेवलप किए थे और फिर उन्हीं इक्वेशंस को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टली उनके रिजल्ट को लिखा जा सकता है, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया जाए, बल्कि उसे कर दिया जाए तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और चीज़ें काफ़ी क्लियरली समझ में आ जाती हैं। तो हम लोगों ने एक इक्वेशन डेवलप किया था फॉर प्रोपेगेशन कांस्टेंट के स्क्वायर। के इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट एंड के स्क्वायर इज इक्वल टू, आप अपने नोट में लिखे होंगे, कंपेयर कर लीजिएगा। एक्सप्रेशन यदि गलत हो, कोई परिवर्तन हो तो आप बता दें, उसको हम करेक्ट कर देंगे। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन। ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने डेवलप किया था। चूंकि आज फिर हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको इंट्रोड्यूस कर दें। के क्या है? प्रोपेगेशन वेव वेक्टर। ये वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होती है और यह उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में कार्य करता है। इसको हम कहते हैं के को प्रोपेगेशन वेव वेक्टर। जे इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी, द वैल्यू इज स्क्वायर रूट -1 और जे फेज डिफरेंस को भी सजेस्ट करता है। प्लस जे यदि लिखा जाए तो 90 डिग्री फेज लीड, माइनस जे लिखा जाए तो 90 डिग्री फेज लैग, ये बताता है। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, mu is the permeability of the conducting medium, and sigma is the conductivity of the conducting medium. ओमेगा से परिचित हो गए, म्यू भी जान गए, एंड इप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मीडियम। ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने डेवलप किया था। इस एक्सप्रेशन से यह स्पष्ट है कि राइट हैंड साइड में दो पैरामीटर्स आ रहे हैं, एक रियल एंड द रियल पार्ट इज ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन, और एक इमेजिनरी है एंड द इमेजिनरी पार्ट इज जे ओमेगा म्यू सिग्मा, द फर्स्ट वन। और इसका अर्थ ये है कि ऑन राइट हैंड साइड वी आर हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल क्वांटिटी एंड द इमेजिनरी क्वांटिटी, सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को कॉम्प्लेक्स होने के लिए हम ये मानते हैं, और ये भी शायद मैंने आपको एक्सप्रेशन लास्ट टाइम पे लिखा था, K is consisting of the two parameters alpha, a real one and a imaginary beta. अल्फा को हम कहते हैं अटेन्युएशन कांस्टेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन, और बीटा को कहते हैं फेज कांस्टेंट, ये भी पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन। अल्फा इज द रियल पैरामीटर अटेन्युएशन कांस्टेंट, बीटा इज द इमेजिनरी पैरामीटर नोन एज द फेज कांस्टेंट। तो इसलिए के को कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तो के को हम फिर अल्फा और बीटा से मिला हुआ मानते हैं, जहां पर अल्फा रियल क्वांटिटी है और बीटा इमेजिनरी क्वांटिटी है। अल्फा इज क्या है? फेज कांस्टेंट। नो, अल्फा इज अटेन्युएशन कांस्टेंट एंड बीटा इज द फेज कांस्टेंट। फेज की क्या वैल्यू है? पर यूनिट लेंथ ऑफ लाइन में कितना चेंज कर जाती है, कितना अटेनुएट हो जाता है एम्पलीट्यूड। तो अटेनुएशन विल बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अल्फा एंड द फेज चेंज विल बी रिप्रेजेंटेड थ्रू बीटा। के की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो के स्क्वायर इज अल्फा प्लस जे बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, जे स्क्वायर इज -1 तो माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2j अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू
और राइट हैंड साइड लिख लीजिए जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्साइल। अब दोनों साइड में इधर भी रियल इमेजिनरी है, इधर भी रियल इमेजिनरी है। और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि कंपेयरिंग द रियल कंपोनेंट्स ऑन बोथ द साइड्स and the imaginary components on both the sides. So we get alpha square minus beta square is the real parameter, and alpha square minus beta square is omega square mu epsilon. This is one equation we get. और ये imaginary parameter है, the second term on the left hand side and the first term on the right hand side. J cancels, so 2 alpha beta. This is equal to omega mu sigma, or the value for beta, it is equal to omega mu sigma बोलो divided by 2 alpha. बीटा की वैल्यू पता हो गई इससे इन टर्म्स ऑफ अल्फा, और एक इक्वेशन अल्फा और बीटा के टर्म में यहाँ पर है, बीटा की वैल्यू भी अल्फा के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दें, देन द वैल्यू फॉर अल्फा कैन बी ऑब्टेन्ड। तो इसमें बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अल्फा स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, इसको भी ट्रांसफर कर दो लेफ्ट हैंड साइड पर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन, दिस इज इक्वल टू 0। अभी केवल अल्फा के टर्म में आ गया, अल्फा इज एन अननोन पैरामीटर, द अटेन्युएशन कांस्टेंट, अल्फा की वैल्यू निकाली जा सकती है। 4 अल्फा स्क्वायर से गुणा कर दो सब जगह, तो इट बिकम्स 4 अल्फा टू द पावर 4 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन, ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन 4 अल्फा स्क्वायर, 4 ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन अल्फा स्क्वायर, एंड दिस रिमेन्स एज सच, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर से गुणा कर दिया, ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन हो गया, और सेकेंड ऑर्डर किसके टर्म में, अल्फा स्क्वायर के टर्म में। ये कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 जैसा हो गया। एक्स की जगह पर है अल्फा स्क्वायर, एंड देयर बाय द वैल्यू फॉर अल्फा स्क्वायर कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ, बताइए, श्रीधराचार्य इक्वेशन आपने पढ़ रखा होगा। सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन के लिए सोल्यूशन ऐसे निकलता है, एक्स की जगह पर है अल्फा स्क्वायर माइनस बी, अल्फा स्क्वायर इज माइनस बी, तो माइनस मेक्स इट प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो अगेन बी आ गया है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का फिर प्लस हो जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन होल स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा 4ac, तो 4 से गुणा करें तो 16 हो जाएगा, ए सी ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। मैं फिर से श्रीधराचार्य इक्वेशन कह दूं, एक्स की जगह पर अल्फा स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, a इज 4 तो डिवाइडेड बाई 8, ये फिर हो जाएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन प्लस माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन को बाहर ले लो, आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर रूट साइन,
तो ये स्क्वायर के साथ पूरा बाहर लोगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, और 4 डिवाइडेड बाई 8, तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर रूट में से 4 ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन का होल स्क्वायर टेकन आउटसाइड। जब इस होल स्क्वायर को आउटसाइड लोगे तो स्क्वायर रूट के कारण आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 8, तो 4 8 का कटेगा तो 1/2, 1/2 ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन, एंड स्क्वायर रूट क्या बच गया, यहां से आपने बाहर ले लिया तो 1 प्लस, और यहां इसी से डिवाइड कर दो क्योंकि आपने बाहर ले लिया, तो 16 ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर, तो 16 ओमेगा टू द पावर 4 म्यू स्क्वायर इप्सिलॉन स्क्वायर, ये प्राप्त हो जाएगा आपको। फिर से मैं रिपीट कर दूं, 4 डिवाइडेड बाई 8 1/2 ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन प्लस माइनस, आप इसको बाहर ले लीजिए, तो 4 डिवाइडेड बाई 8 1/2 ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन, स्क्वायर रूट यहाँ बच जाएगा 1, और ये चूंकि बाहर ले लिया तो इससे इसमें भाग दे देंगे, तो न्यूमरेटर को ऐसा लिख लिया 16 ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, तो 16 ओमेगा टू द पावर 4 म्यू स्क्वायर इप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक, यहां देखो 16 कैंसिल करेगा, म्यू स्क्वायर कैंसिल कर गया, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल करेगा, यहां पर 2 बच जाएगा। तो देखिए, और यहां पर हाफ ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन यहां भी है, हाफ ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन यहां भी है, इसको बाहर ले लीजिए, हाफ ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन टेकन आउटसाइड, यहां से बच जाएगा 1 प्लस माइनस, ये आपने बाहर ले लिया कुछ नहीं, स्क्वायर रूट सीधे आ जाएगा 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इप्सिलॉन स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इप्सिलॉन स्क्वायर। So this will be getting for the value of alpha square. अब अल्फा स्क्वायर की दो वैल्यू हो सकती है, विथ ए प्लस साइन एंड अनदर विद द माइनस साइन। फिजिबिलिटी देख लिया जाए कि प्लस फिजिबल है, माइनस फिजिबल है, आइदर ऑफ द टू ऑप्शंस, या दोनों संभव है। तो देखिए अल्फा क्या है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अटेन्यूएशन घट रहा है, अटेन्यूएशन माने घटना, गेन माने बढ़ना, यदि माइनस साइन के साथ भी लिखते हो तो स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना चाहिए। यदि प्लस साइन आप ले लेते हैं तो ये कुछ न कुछ इसमें जुड़ेगा तो पॉजिटिव आएगा, माइनस ले लेते हैं तो 1 में कुछ जुड़ रहा है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 1 से ज़्यादा आएगा, माइनस करोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, एंड देयर बाय अल्फा स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसलिए द नेगेटिव वैल्यू इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। ठीक, मैथमेटिकली ओके, बोथ वैल्यूज आर पॉसिबल, प्लस एंड माइनस बोथ, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को प्लस होना चाहिए, इसलिए प्लस वैल्यू इज एक्सेप्टेबल, लेफ्ट हैंड साइड को निगेटिव नहीं होना चाहिए, और यदि निगेटिव आप ले लेते हैं तो ये फिर माइनस क्वांटिटी आ जाएगी, सो इट इज नॉट पॉसिबल फिजिकली, सो निगेटिव साइन इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। लिख भी देते हैं, नेगेटिव साइन इज नॉट permissible
क्यों, कारण आप जान गए। हेंस हेंस अल्फा स्क्वायर इट इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन, और ब्रैकेट में केवल 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इप्सिलॉन स्क्वायर, ये आ जाएगा। निगेटिव चिन्ह को आपने छोड़ दिया क्योंकि निगेटिव साइन इज नॉट परमिसिबल, इज नॉट अलाउड। अब कंडक्टिंग मीडियम आप कंसीडर कर रहे हो, कंडक्टिंग मीडियम का मतलब कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। सो फॉर ए कंडक्टिंग मीडियम, फॉर ए कंडक्टिंग मीडियम, for a conducting medium, sigma by omega is epsilon is very large, is very greater than 1. Sigma conductivity of the medium, conducting medium है, मे बी ए मेटल, कॉपर ब्लॉक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे प्रोपेगेट करेगी, सो कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, सो सिग्मा बाई ओमेगा इप्सिलॉन इज वेरी ग्रेटर देन 1। यदि ऐसा करें तो एक का स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि एक को छोड़ा जा सकता है, इनएप्रिशिएबल हो जाएगा। तो केवल स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इप्सिलॉन स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, देन वी गेट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन, और ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस सिग्मा बाई ओमेगा इप्सिलॉन। समझ में आया? कंडक्टिंग मीडियम के लिए सिग्मा बाई ओमेगा इप्सिलॉन इज वेरी ग्रेटर देन 1। स्क्वायर करेंगे तो और अधिक हो जाएगा, एक को छोड़ा जा सकता है, स्क्वायर रूट में केवल ये रह जाएगा। स्क्वायर रूट का अर्थ है कि स्क्वायर रूट लीजिए तो केवल सिग्मा बाई ओमेगा इप्सिलॉन आ जाएगा। फर्दर फिर यहां sigma by omega epsilon is very greater than 1. 1 can be dropped and thereby alpha square will be equal to half omega square mu epsilon, और इस कैपिटल ब्रैकेट का मतलब केवल हो जाएगा सिग्मा बाई ओमेगा इप्सिलॉन। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, निगेटिव वैल्यू संभव नहीं है, कारण मैंने बता दिया, तो इस एक्सप्रेशन को प्लस साइन से लिखा। अब कंडक्टिंग मीडियम के लिए सिग्मा बाई ओमेगा इप्सिलॉन इज वेरी ग्रेटर देन 1, तो इसलिए हमको केवल मिल गया यह क्वांटिटी, स्क्वायर रूट की जगह पर केवल आ गया सिग्मा बाई ओमेगा इप्सिलॉन। फिर सिग्मा बाई ओमेगा इप्सिलॉन इज वेरी ग्रेटर देन 1, एक फिर छोड़ा जा सकता है, इसलिए हमें केवल इतना प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखिए एक ओमेगा कैंसिल करेगा, इप्सिलॉन कट जाएगा, वी गेट अल्फा स्क्वायर इट इज इक्वल टू ओमेगा म्यू सिग्मा, ओमेगा म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2। लेट मी चेक, ओमेगा म्यू सिग्मा divided by 2, which leads to that the value for alpha, the attenuation constant, the value for alpha will become equal to square root omega इसका square root mu sigma divided by 2. So this is the value for alpha. The attenuation constant for a conducting medium will depend upon the frequency of the electromagnetic radiation. Of course, the angular frequency, mu is the permittivity of the conducting medium, sigma is the conductivity of the conducting medium, and divided by 2, a square root of this will give the value for alpha. Knowing the value of alpha, we can determine the value of beta also. और बीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लें
यहाँ बीटा स्क्वायर था, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम छोड़ते हैं, बीटा की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं। आप अपने नोट में चेक करिए, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच था, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और ये बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसलिए बीटा की वैल्यू हो गई, नाउ वी नो दैट बीटा इज इक्वल टू ओमेगा म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा। स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा, 2 का 4 अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू ज्ञात हो चुकी, इसलिए बीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। द वैल्यू फॉर द फेज कांस्टेंट विल बी इक्वल टू ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2 इंटू 1 बाई अल्फा, एंड 1 बाई अल्फा इसका जस्ट इनवर्स, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 बाई ओमेगा म्यू सिग्मा। एक स्क्वायर रूट के साथ है, एक बिना स्क्वायर रूट के साथ है, कैंसिल करेगा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2। सो दिस इज द वैल्यू फॉर बीटा। और एक बार इंस्पेक्शन आप करें अल्फा और बीटा की वैल्यू को, अल्फा की वैल्यू के लिए जो एक्सप्रेशन प्राप्त हो रहा है वही बीटा के लिए भी प्राप्त हो रहा है। सो द कंक्लूजन इज, द नेट रिजल्ट इज that in the case of a conducting medium, the value for alpha will be equal to beta will be equal to square root omega mu sigma by 2। अल्फा और बीटा की वैल्यू बराबर होगी और दोनों की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2 द्वारा दिया जाएगा। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको ज्ञात है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एम्पलीट्यूड जब ये प्रोपेगेट करेगा तो कैसे घटता हुआ चला जाएगा। यहाँ शायद करें तो शायद छोटा पड़ जाएगा, जगह कम है, तो हम फिर यहाँ यूज करते हैं। We know that the electric field and in the similar way the magnetic field, किसी से स्टार्ट कर सकते हो, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट किए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज एक्सप्रेस थ्रू E इज इक्वल टू E0। मैं अभी आपको फिर से रिमाइंड करा दूंगा कि इस एक्सप्रेशन में डिफरेंट नोटेशन जो आ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। E इज इक्वल टू E0, E रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल J K प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जेड एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है इंटू जेड माइनस ओमेगा टी। ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। बहुत पहले जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस निकाला था नेबुला स्क्वायर, तो उसमें इसका प्रयोग किया था। E is the value of the electric field at the location Z at the time t. E0 is the peak value, the value of the electromagnetic radiation at the surface। मान लीजिए ये अल्युमिनियम का ब्लॉक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट है, तो वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट एट द सरफेस इज द पीक वैल्यू। E exponential parameter, J imaginary quantity also representing the phase, K is the propagation constant, Z is the direction of propagation location Z, and omega is the angular frequency and at the time t। K की वैल्यू अब हमको मालूम है, तो इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E0 E रेज टू द पावर J। K की जगह पर हमने लिख लिया अल्फा प्लस J बीटा, शुरू किया था आज। K की जगह पर इंटू जेड माइनस ओमेगा टी, केवल किया सिंपली K की जगह पर अल्फा प्लस जे बीटा जो स्टार्ट ही किया था। K कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगा, इसलिए अल्फा प्लस जे बीटा द्वारा रिप्रेजेंटेड था। इसको फिर सॉल्व कर सकते हो। E इज इक्वल टू E0
ई रेज टू द पावर, ये j इंटू जे स्क्वायर इज -1, तो माइनस बीटा जेड। इस सेकेंड टर्म को कंसीडर किया तो j इंटू जे स्क्वायर इज माइनस बीटा जेड, और अल्फा जेड बचेगा, तो दूसरा फिर एक्सपोनेंशियल जे अल्फा जेड, बीटा को आपने कंसीडर कर लिया, तो अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी। ये द वे इन विच इट प्रोपेगेट्स इज द वैल्यू एट द सरफेस, और ये एक्सपोनेंशियली घटता हुआ चला जाएगा। बीटा का वैल्यू फाइनाइट है, पॉजिटिव है, माइनस चिन्ह होने के कारण जैसे जैसे एडवांस करेगी वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड घटता हुआ एक्सपोनेंशियली चला जाएगा। और मैंने शुरू में बताया था, मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज भी एक्सपोनेंशियली घटती हुई चली जा रही है। मेज के ऊपर एक नॉक किया जाए, आवाज धीरे धीरे डिके करती है और डिके करती हुई चली जाएगी। पोखरे में स्टिल वाटर है, एक कंकड़ डाल दिया जाए, वेव की एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली घटती हुई चली जाएगी। पोखरा यदि बड़ा है तो वेव किनारे तक शायद ना पहुंच पाए, बीच में ही डेड हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो ई जीरो इज द फर्स्ट एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये इस तरह चलती है। और अल्फा की सिंस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये आपने अभी स्टैब्लिश किया, इसलिए बीटा की जगह पर अल्फा लिख लो, ई इज इक्वल टू ई जीरो ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा जेड। तो इससे आइडिया हो जाती है कि एटेन्युएट करता जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिके करता हुआ चला जाएगा, डिक्रीज करेगा, ई रेज टू द पावर जे अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिके करता हुआ जाएगा एज इट प्रोसीड्स इन द कंडक्टिंग मीडियम। अल्युमिनियम के ब्लॉक में जैसे इंटर करेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियली उसका एम्पलीट्यूड घटता हुआ चला जाएगा। एक दूरी को हम डिफाइन करते हैं, वह दूरी इनसाइड द कंडक्टिंग मीडियम एट विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस टू 1 by e times of its value at the surface is known as स्किन डेप्थ, और इस स्किन डेप्थ को हम डेल्टा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देयर इज ए न्यू पैरामीटर वी आर गेटिंग, स्किन डेप्थ, और स्किन डेप्थ का नोटेशन है डेल्टा। क्या है स्किन डेप्थ? कंडक्टिंग मीडियम के अंदर वह दूरी जिस दूरी के उपरांत इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अपने सरफेस की वैल्यू की 1 by e टाइम्स हो जाती। जितनी सरफेस पे वैल्यू है उसकी डिवाइडेड बाय ई हो जाती है, उसको स्किन डेप्थ कहते हैं। तो यदि ग्राफ खींच लें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे हो जाएगा। इधर ये एल्युमिनियम है ब्लॉक, कॉपर का ब्लॉक है, टंगस्टन का ब्लॉक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आपने प्लॉट किया और ये जेड इधर प्लॉट किया। द डिस्टेंस मेजर्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मीडियम, जेड इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यू आर जस्ट एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग मीडियम। अल्युमिनियम ब्लॉक रखा तो अल्युमिनियम के सरफेस पर, और सरफेस पर इसकी वैल्यू पीक मैक्सिमम वैल्यू ई जीरो। ये जो एसी में आप पीक वैल्यू पढ़ते हो वह पीक वैल्यू नहीं है, ये इट इज द मैक्सिमम वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग मीडियम ई जीरो व्हेन जेड इज इक्वल टू 0 जस्ट एट द सरफेस। और जैसे जैसे इसके अंदर जाओगी ये एक्सपोनेंशियली घटते हुए चली जाएगी, तो इस ढंग का एक ग्राफ प्राप्त होगा
और थोड़ी दूर चलने के बाद ये बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। ये ऐसी स्थिति बनती है, तो बहुत दूर तक अंदर नहीं जा पाएगी। वह दूरी इनसाइड द कंडक्टिंग मीडियम जिस पर इसका मैग्नीट्यूड सरफेस पे जो वैल्यू है उसका 1/e टाइम्स E0/e हो जाती है। सरफेस पे जो वैल्यू है उसका 1/e हो जाता है। इस दूरी को, ये जो दूरी आई z, इसी को हम कहते हैं स्किन डेप्थ। तो परिभाषा बना सकते हो स्किन डेप्थ की, वह दूरी inside the conducting medium at which the magnitude decreases to 1/e times of its value at the surface। सतह पे जो वैल्यू है कंडक्टिंग मीडियम के, उसका 1/e टाइम्स हो जाता है कंडक्टिंग मीडियम के अंदर। उस दूरी को हम स्किन डेप्थ कहते हैं। और कैसे घटता हुआ जाएगा, देखिए ऐसे, ये सतह पे यदि वैल्यू इतनी है तो ये घटते हुए ऐसे एक्सपोनेंशियली कम होता 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 हुआ एक्सपोनेंशियली घटता 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 अंत में कुछ दूरी के बाद जीरो हो जाएगा। ये देखो एक्सपोनेंशियली घटता हुआ चला जा रहा है मैग्नीट्यूड, ऐसे घटता हुआ चला जाएगा। और इसको हम कहते हैं स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ की वैल्यू कितनी आएगी ये निकाला जा सकता है। e⁻⁻⁻ z को यदि हम डेल्टा रख दें, if z is equal to delta, then it becomes e⁻⁻ delta। और ये वैल्यू जहाँ z की वैल्यू डेल्टा हो जाती है, वैल्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू का 1/e टाइम्स हो जाता है, तो इट इज 1/e or e-1, और द वैल्यू फॉर डेल्टा comes out to be equal to 1/alpha। अल्फा की वैल्यू आपको मालूम है, तो अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा का उल्टा 2/ω∑। अल्फा की वैल्यू ω∑/2 स्क्वायर रूट, ये डेल्टा की वैल्यू हो गई। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में रख लें 2πf, तो ये कट जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2πf, 2 कैंसिल्स πf μ∑, ये वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल भी आता है कि स्किन डेप्थ की वैल्यू बताओ फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर जिस मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू ज्ञात होने की कोई आवश्यकता नहीं, परमिएबिलिटी की वैल्यू म्यू है, कंडक्टिविटी की वैल्यू सिग्मा है, तो बताइए स्किन डेप्थ की वैल्यू इस फ्रीक्वेंसी पर कितनी आएगी। कभी इस तरह का एक प्रैक्टिकल सवाल भी आता है। आपके पास एक मेरीन ड्राइव है, पनडुब्बी समुद्र के पानी के अंदर चल रही है। समुद्र का पानी भी कंडक्टिंग मीडियम, तो किस फ्रीक्वेंसी पर आप बात करें कि उस पनडुब्बी में बैठे हुए पायलट से आपकी बात हो सके। यदि डेल्टा की वैल्यू जितनी गहराई पे पनडुब्बी चल रही उससे कम हो गई तो आपकी आवाज उस तक नहीं पहुंचेगी। तो होना ही चाहिए स्किन डेप्थ कम से कम मान लो 10 मीटर नीचे है तो आपकी 11 मीटर करीब स्किन डेप्थ हो, 10.5 मीटर स्किन डेप्थ हो, तो पायलट से बात हो पाएगी। तो इस तरह समुद्री वाटर की म्यू की वैल्यू, समुद्री वाटर की इप्सिलॉन की वैल्यू दी रहेगी। डेल्टा की वैल्यू वही हाइट दिया है 10 मीटर, तो 10 मीटर पर फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, डेल्टा की वैल्यू 10 मीटर रखेंगे, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर पाएंगे जिस पर उससे बात हो पाएगी। और देखिए जितना ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना ही डेल्टा कम होता जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जहाँ तक बात हो पाएगी जो आप कैलकुलेट करोगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वैल्यू और कम होती जाएगी, ऐसी स्थिति बनेगी। सो दिस इज द सिचुएशन व्हेन इट इज पासेस थ्रू, प्रोपेगेट्स थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम से गुजरती है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हो जाती है।
सिग्मा बाई ओमेगा इप्सिलॉन। ओमेगा आप फ्रीक्वेंसी लगाएंगे ही लगाएंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, और सिग्मा की वैल्यू कम होती है, काफ़ी कम हो जाती है, तो इट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। और फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस समाप्त हो जाता है, और उस समय स्किन डेप्थ की वैल्यू आती है 2/सिग्मा स्क्वायर रूट एप्सिलॉन बाई म्यू। यह एक्सप्रेशन प्राप्त होता है स्किन डेप्थ के लिए। स्किन डेप्थ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है कंडक्टिंग मीडियम में, और स्किन डेप्थ फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होती है नॉन कंडक्टिंग मीडियम में या डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। डाइलेक्ट्रिक मीडियम को ही नॉन कंडक्टिंग मीडियम कहते हैं। तो इस पर भी यदि स्किन डेप्थ निकालने के लिए आपको आता है एप्सिलॉन म्यू सिग्मा की वैल्यू दी रहेगी, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, तो बताइए स्किन डेप्थ की वैल्यू कितनी आएगी। स्किन डेप्थ का मतलब ये है कि कितनी दूरी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड अपने सरफेस की वैल्यू की ई गुना कम हो जाएगी, उसी को स्किन डेप्थ कहते हैं। तो इस तरह से प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम, थ्रू ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम, थ्रू ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये ज्ञात किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल। नाउ वी विल ट्राई टू सी the nature of the electromagnetic radiation in our next lecture. Thank you.